पहला विश्व युद्ध के बाद इटली बहुत बड़ी मुसीबत में था। अर्थव्यवस्था कमजोर थी, लोग बंटे हुए थे। ऐसे में एक नेता आया, बेनितो मुसोलिनी, जो बहुत प्रभावशाली था। उसने लोगों से एक महान इटली बनाने का वादा किया। उसने एक नए रोमन साम्राज्य का सपना दिखाया। मुसोलिनी ने एक पार्टी बनाई, फैशिस्ट पार्टी। यह पार्टी लोगों को डराती थी और हिंसा का इस्तेमाल करती थी। जो भी उनके खिलाफ बोलता उसे चुप करा दिया जाता। 1922 में मुसोलिनी अपने समर्थकों के साथ रोम पहुंचा। उसने राजा को मजबूर किया कि उसे प्रधानमंत्री बनाया जाए। धीरे धीरे मुसोलिनी ताकतवर होता गया। वो एक तानाशाह बन गया। उसने दूसरी पार्टियों को खत्म कर दिया। अखबारों पर पाबंदी लगा दी। जो भी विरोध करता उसे कुचल दिया जाता। मुसोलिनी के नेतृत्व में इटली एक नए युग के लिए तैयार था। यह विस्तार का युग था। यह साम्राज्य का युग था। यह अफ्रीका के लिए खतरनाक समय था। मुसोलिनी मानता था कि इटली एक महान देश है। उसे लगता था कि दुनिया इटली को नजरअंदाज कर रही है। वह इटली को उसका खोया हुआ गौरव वापस दिलाना चाहता था। इसके लिए वो पुराने रोमन साम्राज्य से प्रेरणा लेता था। वह एक नया रोमन साम्राज्य बनाना चाहता था। यह साम्राज्य भूमध्य सागर तक फैला होगा। इसमें अफ्रीका के कुछ हिस्से भी शामिल होंगे। यह उसका सपना था। मुसोलिनी इटालियन लोगों को श्रेष्ठ मानता था। वह अफ्रीकियों को कमजोर समझता था। उसका मानना था कि उन पर राज करना इटली का अधिकार है। इसी नस्लवादी सोच ने उसके औपनिवेशिक इरादों को और मजबूत किया। मुसोलिनी का विजन एकदम साफ था। इटली एक शक्तिशाली देश बनेगा। इसका एक विशाल साम्राज्य होगा। यह भूमध्य क्षेत्र पर राज करेगा। रोमन साम्राज्य मुसोलिनी के लिए बहुत मायने रखता था। यह ताकत, गौरव और प्रभुत्व का प्रतीक था। वह पुराने रोमन शासकों जैसा बनना चाहता था। वह खुद को एक नए सीजर के रूप में देखता था। मुसोलिनी प्राचीन रोम की छवि और शैली का इस्तेमाल करता था। यह इटालियन राष्ट्रवाद को बढ़ावा देता था। यह लोगों की महानता की इच्छा को दर्शाता था। उसने मेर नॉस्ट्रम के विचार को बढ़ावा दिया। लैटिन भाषा में इसका मतलब है हमारा समुद्र। यह भूमध्य सागर को इतालवी झील के रूप में दर्शाता था। पुनर्जन्म रोमन साम्राज्य का यह विजन एक खतरनाक कल्पना थी। यह इटली को युद्ध और विनाश के रास्ते पर ले जाएगा। अफ्रीका में इटली का औपनिवेशिक अनुभव लीबिया से शुरू हुआ। इटली ने 1912 में तुर्क साम्राज्य के साथ युद्ध के बाद लीबिया पर कब्जा कर लिया था। हालांकि इटली का नियंत्रण कमजोर था। स्थानीय प्रतिरोध मजबूत था। मुसोलिनी ने लीबिया में एक अवसर देखा। वह इतालवी नियंत्रण को मजबूत करना चाहता था। वह इसे आगे विस्तार के लिए एक अड्डे के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था। उसने लीबिया के प्रतिरोध को कुचलने के लिए सेना भेजी। मुसोलिनी के आदेश पर इतालवी सेना ने क्रूर रणनीति का इस्तेमाल किया। उन्होंने जहरीली गैस का इस्तेमाल किया। उन्होंने लीबिया के नागरिकों को कैंपों में बंद कर दिया। हजारों लोग मारे गए। लीबिया की विजय एक क्रूर घटना थी। यह उस हिंसा का संकेत था जो मुसोलिनी के नेतृत्व में इतालवी उपनिवेशवाद की विशेषता बनेगी। भाग 5। इथियोपिया। एक क्रूर विजय और अंतर्राष्ट्रीय निंदा। मुसोलिनी की नजर इथियोपिया पर थी। इथियोपिया अफ्रीका के कुछ स्वतंत्र देशों में से एक था। ये मुसोलिनी के शाही महत्वाकांक्षाओं के लिए एक आकर्षक इनाम का प्रतिनिधित्व करता था। 1935 में इटली ने इथियोपिया पर आक्रमण कर दिया। इतालवी सेना बड़ी थी। उनके पास अधिक उन्नत हथियार थे। इथियोपियाई लोगों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन वे हार गए। इटली ने इथियोपियाई लोगों के खिलाफ मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल किया। यह एक भयानक हथियार था। इससे गंभीर रूप से जलन और सांस लेने में तकलीफ होती थी। यह एक युद्ध अपराध था। दुनिया ने इटली के कार्यों की निंदा की। लीग ऑफ नेशंस ने प्रतिबंध लगाए, लेकिन ये उपाय कमजोर थे। उन्होंने मुसोलिनी को रोकने के लिए बहुत कम काम किया। भाग 6। एबिसिनियन संकट। लीग ऑफ नेशंस को चुनौती। इथियोपिया पर इतालवी आक्रमण, जिसे तब एबिसिनिया कहा जाता था, एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संकट बन गया। इसने लीग ऑफ नेशंस का परीक्षण किया। लीग को युद्ध को रोकने वाला माना जाता था। यह विफल रहा। कई राष्ट्र इटली की आक्रामकता से नाराज थे, लेकिन वे कड़ी कार्रवाई करने से हिचकिचा रहे थे। महामंदी ने उनकी अर्थव्यवस्थाओं को कमजोर कर दिया था। वे एक और युद्ध से डरते थे। लीग के प्रतिबंध अप्रभावी थे। उनमें तेल शामिल नहीं था। तेल इतालवी युद्ध मशीन के लिए महत्वपूर्ण था। इस कमजोरी ने मुसोलिनी को प्रोत्साहित किया। एबिसिनियन संकट ने लीग ऑफ नेशंस की कमजोरी को उजागर किया। इससे पता चला कि सामूहिक सुरक्षा एक खोखला वादा था। इसने द्वितीय विश्व युद्ध का मार्ग प्रशस्त किया। भाग 7। इतालवी पूर्वी अफ्रीका। एक अल्पकालिक औपनिवेशिक प्रयोग। इथियोपिया को जीतने के बाद मुसोलिनी ने इसे एरिट्रिया और इतालवी सोमालीलैंड के साथ मिला दिया। उन्होंने इतालवी पूर्वी अफ्रीका बनाया।
ये एक विशाल क्षेत्र था। ये उनकी शाही महत्वाकांक्षाओं का प्रमाण था। मुसोलिनी ने एक विशाल उपनिवेशीकरण प्रयास की कल्पना की थी। वह लाखों इटालियंस को पूर्वी अफ्रीका भेजना चाहता था। वह इसके संसाधनों का फायदा उठाना चाहता था। हालांकि यह सपना अल्पकालिक साबित हुआ। पूर्वी अफ्रीका में इतालवी प्रशासन क्रूर था। इसे स्थानीय आबादी से लगातार प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। 1938 में द्वितीय विश्व युद्ध के प्रकोप ने इतालवी पूर्वी अफ्रीका के अंत की शुरुआत को चिह्नित किया। इटली का औपनिवेशिक प्रयोग चरमरा रहा था। भाग 8 महत्वाकांक्षा की कीमत, इतालवी सपनों का पतन। द्वितीय विश्व युद्ध ने मुसोलिनी के साम्राज्य के लिए विनाश का कारण बना। नाजी जर्मनी के साथ संबद्ध इटली को दुश्मनों के एक शक्तिशाली गठबंधन का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने पूर्वी अफ्रीका में एक आक्रमण शुरू किया। खराब सुसज्जित और मनोबल तोड़ने वाली इतालवी सेना को जल्दी से हरा दिया गया। 1948 तक इतालवी पूर्वी अफ्रीका गिर गया था। मुसोलिनी का सपना बर्बाद हो गया। 1946 में मुसोलिनी को खुद उखाड़ फेंका गया था। बाद में इतालवी पक्षकारों द्वारा उन्हें मार डाला गया। उनका साम्राज्य, जो हिंसा और उत्पीड़न पर बना था, उनके साथ ही चरमरा गया। इतालवी पूर्वी अफ्रीका का पतन इटली की औपनिवेशिक महत्वाकांक्षाओं के अंत का प्रतीक था। यह शाही विजय की निरर्थकता की एक कठोर याद दिलाता है। भाग 9 साम्राज्य की विरासत, अफ्रीकी महाद्वीप पर निशान। अफ्रीका में मुसोलिनी की औपनिवेशिक विरासत एक काली विरासत है। उनके क्रूर शासन ने एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। जहरीली गैस और कैंपों के उपयोग ने गहरे निशान छोड़े। उपनिवेशों के आर्थिक शोषण ने उनके विकास में बाधा डाली। स्थानीय संस्कृतियों और भाषाओं के दमन ने स्थायी आक्रोश पैदा किया। हालांकि अफ्रीकी लोगों के प्रतिरोध ने भी अपनी छाप छोड़ी। स्वतंत्रता के लिए उनके संघर्ष ने दूसरों को प्रेरित किया। इसने अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशवाद के अंतिम पतन में योगदान दिया। अफ्रीका में इतालवी उपनिवेशवाद की विरासत एक जटिल है। यह साम्राज्यवाद की भयावहता की याद दिलाता है। यह उत्पीड़न के सामने मानव भावना के लचीलेपन का भी प्रमाण है।